नमस्कार दोस्तों। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था सरसा कविमाला पुस्तक में, जिसमें आपको तुलसीदास हैं, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, पंत है, महादेवी जी हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपके साथ शेयर किए थे यूट्यूब पे। तो बहुत से विद्यार्थियों का प्यार मिला, बहुत से विद्यार्थियों के ऑर्डर बुक हो चुके पुस्तक के। तो कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर कुल कितने प्रश्न हैं। तो देखिए, इस पुस्तक में कम से कम 5,500 या 6,000 या उससे अबोई हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। दूसरी बात, पेपर की क्वालिटी की चर्चा कर रहे थे विद्यार्थी, तो पेपर की क्वालिटी भी एक वन मिलेगी आपको। बहुत ही शानदार पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का मैटर कवियों का तो आपको दिखा दिया। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसमें मतलब इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न हैं या नहीं हैं। तो अब मैं आपको इतिहास लेखन से संबंधित कुछ प्रश्नों को शेयर करूँगा, तो आप मैटर देखिएगा। बहुत ही शानदार मैटर है, रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार पुस्तक है, बहुत मेहनत से बनाई गई है। तो देखिए, अपन लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार, तो ये गोकुलनाथ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता है, उसमें वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं उनका जीवन वृत्त है। 252 वैष्णव की वार्ता है, उसमें विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उनका जीवन परिचय है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र चित्रण है? तो उसमें 200 कवियों का चरित्र चित्रण मिलेगा, यानी परिचय। भक्त नामावली के रचयिता कौन है? तो ये हैं ध्रुवदास। दोनों पुस्तकें अलग अलग हैं, भक्तमाल और भक्त नामावली। कविमाला के रचयिता कौन है? तो ये हैं तुलसीदास, कवितावली है ना। कवि रत्नाकर के रचनाकार, तो ये हैं मातादीन मिश्र। और एक कविता नामक एक पुस्तक है, वो रीतिकाल के सेनापति की भी है। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? तो मूल गोसाई चरित्र हैं, उनके रचयिता हैं बाबा बेणीमाधवदास। तुलसीदास जी के बारे में एक कथन है कि तुलसी के राम को अगर जानना हो तो रामचरितमानस को पढ़िएगा, और तुलसी के बारे में अगर जानना हो तो मूल गोसाई चरित्र पढ़िएगा। कवित रत्नमाला की रचयिता कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। कबीर एंड द कबीर पंथ के रचयिता कौन है? ये हैं बेस्कट। देखो कितनी शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ब्रिग्स। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर है। अब आप और देखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता में किसका चरित्र चित्रण है? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का। अभी मैंने पीछे बताया था 252 वैष्णव की वार्ता है, इनमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का चरित्र चित्रण है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 6 ऑप्शन दिया है, विट्ठलाचार्य, ये अलग है। विट्ठलाचार्य विट्ठलनाथ है, उनके शिष्यों का है इसमें वर्णन उनका। हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा लिखा गया था? तो गारसा दे तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। गारसा दे तासी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ऑफ हिंदुस्तानी ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो देखिए, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जो हैं 1839 और 47 में। ये इतिहास के प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हो। अब ये जो परिभाषा है बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। किस विद्वान के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार जो ग्रियर्सन ने लिखा था? तो ये किशोरीलाल गुप्त के। ठीक है, इस प्रकार से इतिहास के प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। इतिहास से संबंधित इतिहास किस पद्धति का है, कितने भागों में वर्णन किया, वो सारी बातें हैं इसमें, आराम से देख सकते हो आप लोग। सभी प्रश्नोत्तर आपके सामने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के द्वारा ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना इस बात का। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास संशोधित रूप से कब प्रकाशित हुआ? तो 1940 में। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपको मैं थोड़े आदिकाल के प्रश्नोत्तर करवा देता हूँ। देखिए, ये तो इतिहास से संबंधित हैं, जितने विद्वानों ने इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं, कब प्रकाशित हुई, क्या हुई। अब देखिए, आदिकाल की चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का
आरंभिक काल को नाम किसने दिया था? इन हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको प्रारंभिक काल नाम वो किसने दिया था? आरंभिक काल नाम है वो आदिकाल को ही दिया गया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय सीमा क्या है? तो 933 से 1318। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य का सीमांकन क्या रखा था? 760 से 1300। मिश्र बंधु के अनुसार 643 से 1389। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने। संधि चारण काल नाम किसने दिया था? तो ये रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो सिद्ध सामंत काल। ये तो आरपीएससी ने पकड़ रखा, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछती है। जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का समय सीमा क्या है? 643 से 1400। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर तरीके के प्रश्न है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो ये आरंभिक काल। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा था? अपभ्रंश काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया था? तो बच्चन सिंह और गुल्लेरी। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को क्या कहा था? अंधकार काल। किस इतिहासकार ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम अथवा शून्य काल दोनों नाम दिए थे? ये दिए थे गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। किस इतिहासकार ने आदिकाल को आधार काल कहा था? बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये हैं मोहन अवस्थी और सुमनेश राजे हैं, उन्होंने आधार काल दिया था दोनों ने। आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया था? वासुदेव सिंह ने। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर है। रमा शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो जय काव्य। विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को क्या कहकर के पुकारा? वीर काव्य, वीर काल। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था? संक्रमण काल। आचार्य शुक्ल ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन शब्द से मानी है। आ रही है ना बात समझ में? आचार्य शुक्ल ने किस काव्य को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और उसके रचनाकार को हिंदी का पहला महाकवि कहा? तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रप्रदाई को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है, जिसकी संदेश रसिक रचना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर है। राहुल सांकृत्यायन ने श्रेयपाद का समय कब बताया है? तो 769। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू का रचना काल कब से कब तक बताया? तो 693 ईस्वी। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिसलदेव रासो में। ध्यान रखना, हिंदी में बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो मूलतः है तो ये किस प्रकार का काव्य है? ये श्रृंगार प्रधान है, राजा बिसलदेव की। शिलाओं पर लिखित प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो यह है राउलवेल। चंद्रबाला रास जो ग्रंथ है इसमें कितने छंद हैं? 35। देखो बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर हैं, ये आदिकाल से संबंधित हैं। अब आपको मैं थोड़े भक्तिकाल से रिलेटेड और करवाता हूँ प्रश्न। तो भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन में क्या नाम दिया था? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या रखी थी? तो वो रखी थी विक्रमी संवत 1050 से 1375। इसी प्रकार सभी विद्वानों के देखो, मिश्र बंधुओं ने कितना सीमांकन रखा था? 1444 से 1560। भक्तिकाल को निर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति नामक दो मुख्य वेद किस विद्वान के द्वारा किए गए थे? तो ये आचार्य शुक्ल के द्वारा किए गए थे। ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है और प्रेमाश्रयी जो काव्य धारा है वो भक्ति रूप या फिर काव्य रूप की दो धाराएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण भक्ति की। ज्ञानाश्रय निर्गुण और प्रेमाश्रय एक तो संत काव्य है, ये सूफी काव्य है। ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, जबकि प्रेमाश्रय के जायसी हैं। ठीक है। सगुण कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि आपको पता है ये सूरदास जी हैं, और राम भक्ति कहेंगे तो तुलसीदास जी हैं। अब और देखिए, संत काव्य को प्रेमाश्रय काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? कितना शानदार प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने। संत काव्य है उसको प्रेमाश्रय काव्य। आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ था? तो किससे हुआ था? नाथ पंथ से हुआ था। कबीर परिचय किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनंत दास के द्वारा लिखी गई है। देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? 1650 से 1850। किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
काव्यांग निरूपण। रीति काव्य का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो ये रचना है कृपाराम की हित तरंगिणी और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है। किस विद्वान ने रीतिकाल को 3 भागों में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल दिया आचार्य शुक्ल ने। रमा शुक्ल रसाल हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल, उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? कलाकाल कहा है। हरियोध ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? कलाकाल, श्रृंगार काल या फिर रीतिकाल या उत्तराकाल? तो हरियोध ने उत्तरकाल कहा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने रीतिकाल को क्या कहकर के पुकारा है? शास्त्रीय काल कहकर के पुकारा है। किस विद्वान ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया है? तो ये भागीरथ मिश्र ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य किसे माना? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछे तो चिंतामणि है, ध्यान रखना इस बात का। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना है? तो उन्होंने केशवदास को माना है। इन दोनों में फर्क है, शुक्ल चिंतामणि, डॉक्टर नगेंद्र केशव। और आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्तिकाल में डाल दिया। हिंदी में नायिका भेद की प्रवर्तम रचना करने वाले आचार्य कौन है? देव। रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो बिहारी। वियोग श्रृंगार प्रधान मुक्त कवि कौन से हैं? वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि जो हैं वो गणानंद हैं। इनमें से कौन सा सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है? तो ये सुखदेव कृत रसावरण नहीं है और बाकी सारे हैं। ठीक है, भिखारीदास का काव्येंद्र ने, चिंतामणि का कविकुल ध्रुव और सुखदेवकृत शब्द रसायन। इस प्रकार से ये रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। पंक्ति देखिए, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग। पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये बिहारी की है। श्रृंगार भक्ति और वीर भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी किस काव्य में मिलती है? तो ये पद्माकर हैं, उन्होंने श्रृंगारिक ग्रंथों की रचना की है और साथ ही साथ में वीर रस के ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें से कौन सा रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है? तो परनेज नहीं है, गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर और एक द्विजदेव का नाम भी आता है। ये इससे संबंधित मतलब रीतिकाल से संबंधित है। आधुनिक काल से संबंधित भी आप देख सकते हो। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब माना है? तो 1843 में। शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो गद्य काल। जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को क्या कहा है? आधुनिक काल ही कहा है। आधुनिक काल के प्रथम कवि कौन है? तो भारतेंदु हैं, आधुनिक काल के प्रवर्तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा है। आधुनिक काल का प्रथम युग कौन सा है? भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता, नवलेखन है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है? पुनर्जागरण काल। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? आधुनिक काल का दूसरा नाम है, प्रश्न क्या था? आधुनिक काल का दूसरा युग। तो आधुनिक काल के बाद में दूसरा युग आएगा द्विवेदी युग। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? जागरण सुधार काल नाम। ये अपन काल विभाजन पढ़ते हैं ना, उसमें आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा आधुनिक काल के विभाजन को अंतिम युग को किसको माना है? नवलेखन काल को, यानी नवी कविता को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1857 से। भारतेंदु युग की सीमांकन क्या है? 1850 से 1900। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान प्रारंभ कब से माना है? तो 1868 से। भारतेंदु जी की जो कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई थी ना, तब से ही। सन 1843 से 1868 तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? संक्रांति काल नाम दिया था। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप देख सकते हो। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो देखो, लाला श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, भारतेंदु, ये नाथुराम शर्मा शंकर है, ये नहीं है, द्विवेदी युग के कवि हैं। किस पत्रिका के प्रकाशन को द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका, क्योंकि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर पड़ा था और मूलतः 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक भी रहे थे इस पत्रिका के, तो तब तक ये द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था।
कभी कभी ये ऑप्शन पहले मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपन परीक्षा में क्या करते हैं, द्विवेदी देखते हैं इसको टिक कर देते हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी का नहीं है? कितना शानदार प्रश्न है। रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, ये लाला श्रीनिवास दास हैं, ये नहीं है, ये भारतेंदु युग के। तो देखिए इस प्रकार के द्विवेदी युग में रोमानी भावबोधा को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को किस काव्यधारा के नाम से पुकारा है? तो ये स्वच्छंदतावाद के नाम से पुकारा है। तो आप देख सकते हो छायावाद का सीमांकन देखो कब से कब तक है, तो 1918 से 1936। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा जो पत्रिका है उसमें छायावाद के नाम से 4 निबंध किसके द्वारा प्रकाशित करवाए गए थे? तो मुकुटधर पांडे के द्वारा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, ये छायावाद की परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर नगेंद्र ने। जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है रामकुमार वर्मा के द्वारा। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्विग्न है, ये छायावाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इसमें शामिल नहीं है, देखो जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये लीलाधर जगूड़ी, ये नवलेखन काल के कवि हैं। देखो इस प्रकार से सारा दिया गया है। पंत के द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका प्रगतिवाद का पोषक मानी जाती है? तो रूपा पत्रिका का संपादन किया था पंत जी ने। छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, तो छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी है। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा? तो नंदुलारी वाजपेयी ने। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। प्रगतिवाद का सीमांकन देख लीजिए आप कब से कब तक है, 1943 से 53 तक। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो नंदुलारी वाजपेयी ने। तार सप्तक की योजना किसने बनाई थी? तो ये प्रभाकर माचवे के द्वारा बनाई गई थी सबसे पहले, परंतु अज्ञे को इसका प्रवर्तक माना जाता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। तार सप्तक का प्रकाशन कब से हुआ था? तो 1943 से हुआ था। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो अज्ञे ने कहा था। ये है। किस तार सप्तक में एक भी महिला कवि नहीं थी? तो पहला जो है तार सप्तक उसमें नहीं थी, औरों में सभी में थी। इनमें से कौन सी कवियत्री है जिसकी रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो ये महादेवी वर्मा इनकी नहीं हुई, कीर्ति चौधरी थी, शकुंतला माथुर थी, सुमन राजी भी थी। इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग, शानदार प्रश्नोत्तर हैं। इनमें से कौन सा कवि चतुर्थ तार सप्तक के कवि नहीं है? तो देखो मदन वात्स्ययन, हरिनारायण व्यास अज्ञेय हैं और अवधेश कुमार। एक ही हैं। ये सारे के सारे दूसरों के, ये अवधेश कुमार हैं। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अज्ञेय के द्वारा किया गया था। अज्ञेय के द्वारा नई कविता शब्द का प्रयोग किस पत्रिका में किया था? तो ये प्रतीक नामक पत्रिका निकलती थी उसमें। तो ये देख सकते हो आप लोग। आधुनिक काल के काफ़ी प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि के बहुत ही शानदार हैं। पुरस्कारों से संबंधित आप देख सकते हो, हिंदी में अब तक जुलाई 2021 में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं? परीक्षा में बैठे बैठे गिनते रहो, 10। हिंदी में अब तक कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 11 को। क्या है कि एक बार 2 को साथ में दिया गया था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ का हिंदी के लिए प्रथम पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को किस वर्ष में मिला था? 1968 में चिदम्बरा के लिए। हिंदी छायावाद के स्तंभ कवियों में कितने कवियों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 2 को नवाजा गया है, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत को। अब देखो कितना शानदार प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम 4 कवियों का वर्ष क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो पंत, दिनकर, अज्ञेय और महादेवी वर्मा। 1968, 72, 78 और 82 में। उस साहित्यकार को चुनिए जो 2021 तक अंतिम साहित्यकार है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वह कृष्णा शोभती को मिला था अभी। जब सुमित्रानंद पंत को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तब भारतीय ज्ञानपीठ का एक क्रम कौन सा था? 5वां क्रम था। ठीक है ना, क्रम से अगर ज्ञानपीठ देखे जाए तो क्रम 5वां था। कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार वो कितने नंबर पर मिला था? 53वें नंबर पर। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो आप देख सकते हो 1972, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ये सारे हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978,
महादेवी वर्मा को 1982। इस प्रकार से नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में मिला था। ये देखो, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में मिला था। ये है इस प्रकार से। कुंवर नारायण को 2005 में। ये देखो 11 इसलिए हुए थे, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में मिला था। ठीक है, जिनकी बनारस है बाग है लंबी कविताएं हैं। हिंदी साहित्य नई दिल्ली संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 मार्च 1954 को हुई थी। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला था? ये 1955 में मिला था। ये देख सकते हो आप, पुरस्कारों की प्रश्न आपके सामने है। यानी मैटर बहुत अच्छा है। 6000 से अबव प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। रिवीजन से संबंधित बहुत ही शानदार पुस्तक है दोस्तों। आप एक बार इसको पढ़ोगे देखोगे। PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, वैसे भी काफ़ी वायरल की है। उत्तर प्रदेश अकेले से ही एक ही दिन में करीबन 150 ऑर्डर बुक हो चुके हैं एक ही दिन में। और देखा जाए तो राजस्थान से 20-30 विद्यार्थी किए हैं, MP से 10-12 के हुए हैं, उत्तराखंड से 5-7 के हुए हैं। ऐसे बहुत मतलब पसंद आ रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।